गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर के अंदर आपका जो वाटर साइकिल है और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, अडेप्टेशंस हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनके बारे में पढ़ा। आज हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है बेटा उसके अंदर ह्यूमिडिटी। कौन सा आता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर इज नॉन एज ए ह्यूमिडिटी। उसे क्या कहा जाता है बेटा? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। देखिए, ह्यूमस अलग चीज होती है। ह्यूमस क्या होता है? डार्क ऑर्गेनिक मैटर। जो डार्क ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। जनरली हम ह्यूमिडिटी को ह्यूमस बोल देते हैं, लेकिन ह्यूमस अलग चीज होती है बेटा, ह्यूमिडिटी अलग चीज होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट जो है आपका एयर के अंदर, वो क्या कहलाता है? आपका ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है। अब ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है? ह्यूमिडिटी जो है ये बेटा आपका डिटरमाइन करती है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल, ड्यू। जो ओस पड़ती है सुबह, बादलों का निर्माण होता है, बारिश गिरती है, ये सब आपका किसकी वजह से डिटरमाइन होता है? ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी होगी, रेनफॉल होने की संभावना भी बढ़ी रहती है और ड्यू भी आपकी गिरती है सुबह सुबह। ठीक है। अब कहता है कि ये जो आपकी ह्यूमिडिटी है ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को लार्जली अफेक्ट करती है। इसके साथ एक चीज और आ जाती है बेटा, फॉग, सर्दियों के मौसम में। ठीक है। धुंध जो लगती है वो ह्यूमिडिटी के कारण लगती है। अब ह्यूमिडिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को लार्जली अफेक्ट करती है। कैसे करेगी? ह्यूमिडिटी विल अफेक्ट लार्जली ऑन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। कैसे करती है? देखिए, अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी का लेवल हाई है, अगर हाई है तो फिर क्या होगा बेटा? स्वेटिंग ज्यादा होगी, और स्वेटिंग ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी के अंदर से वाटर और मिनरल्स जो है वो एक्सपेल आउट होंगे। जितने ज्यादा वाटर मिनरल्स एक्सपेल आउट होंगे आपकी बॉडी उतनी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी, और जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। तो ये कंडीशन कब आती है? जब आपकी ह्यूमिडिटी 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा आपकी ह्यूमिडिटी होती है तो आपकी ये स्वेटिंग वगैरह की कंडीशंस होती हैं। स्वेटिंग कंडीशंस के अंदर क्या होता है? वाटर और मिनरल्स लार्ज अमाउंट में आपका बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं। जब आपका ह्यूमिडिटी हाई होती है तो जो स्मॉलर हर्ब्स ये आपके बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, विल ग्रो फास्टली, बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। जो छोटे हर्ब्स होते हैं जिसे घास फूस कहा जाता है, ये आपके बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण उनको जो वाटर कंटेंट है वो अवेलेबल रहता है। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ये, एयर से ही मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, ह्यूमिडिटी लेवल जितना बढ़ता है आपका सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। उनमें से कुछ एक बेनिफिशियल होते हैं, कुछ एक हार्मफुल होते हैं। जो बेनिफिशियल होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके, डिग्रेड करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? ह्यूमस में। अब जब ह्यूमस अवेलेबल होगी सोइल के अंदर तो आपके जो स्मॉलर हर्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, आपकी क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करती हैं। एक बार अच्छी बारिश हो जाए और उसके बाद ह्यूमिड कंडीशन हो तो आपकी जो फसल है वो भी तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? जो आपका सोइल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको डिग्रेड करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमस में। ह्यूमस क्या करता है? आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है क्रॉप्स को या दूसरे हर्ब्स को, ताकि वो तेजी से क्या कर सके? ग्रो कर सके। तो ये अफेक्ट था आपका ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, किस तरीके से ह्यूमिडिटी जो है वो अफेक्ट करती है आपकी। ठीक है। दूसरा आपका आता है कि जो ह्यूमिडिटी है
उसके बाद आता है आपका प्रेसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, और ये कैसे अफेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को। तो देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेशन का मतलब हो गया फॉल ऑफ रेन, स्नो, फ्लिट, हेल, ये सब किसके अंदर आ गए, आपके प्रेसिपिटेशन के अंदर आ गए। इसका अलावा ड्यू भी आ जाती है इसके अंदर, फॉग भी आ गया आपका, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, आपके प्रेसिपिटेशन के अंदर आ जाते हैं। अब किसी भी एरिया के अंदर जो टोटल एनुअल रेनफॉल होता है या फिर स्नोफॉल होता है, वो डिटरमाइन करता है वहां की आपकी फ्लोरा को, जो वेजिटेशन है आपका, जो भी प्लांट्स वहां पे ग्रो करते हैं, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल एनुअल रेनफॉल आपका उस एरिया के अंदर कितना। जैसे आप इंडिया की बात करें तो भारत के उत्तर में देखिए स्नोफॉल होता है, कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में। तो यहाँ पे आपका जो वेजिटेशन है वो किस टाइप का है, टुंड्रा टाइप का। उसके बाद गंगा के मैदानी इलाके हैं, गंगा के मैदानी इलाकों में आपका जो वेजिटेशन है वो आपका मिक्स टाइप का है, डेजर्टी भी है और आपका फॉरेस्ट्री भी है, ठीक है, दोनों मिक्स हैं आपके वहां पे। जबकि जो दक्षिण का इलाका है, साउथ रीजन जो है, साउथ पेनिसुला एंड नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है और साउथ पेनिसुला का जो इलाका है, ये आपका टोटल कैसा है, फॉरेस्ट्री, माउंटेन फॉरेस्ट्री। तो ये क्यों है अलग अलग, देखिए जो आपके ऊपरी इलाके हैं, कश्मीर का इलाका है, लेह लद्दाख का इलाका है, हिमाचल का इलाका है या फिर आपका उत्तराखंड का इलाका है, यहाँ तक हमारे यहाँ पे बर्फ गिरती। तो उस इलाके के अंदर जो आपके पेड़ पाए जाते हैं वो खास करके पाइनस के पाए जाते हैं, साइकस के पाए जाते हैं, चीड़ के पेड़ बोलते हैं उनको। सेब की खेती होती है वहाँ पे, केसर की खेती होती है। लेकिन ये जो आपका स्पेशल जो आपका फॉरेस्ट है साइकस और पाइनस के, ये सिर्फ इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि आप केसर की खेती हमारे यहाँ पे भी कर सकते हो सर्दी में, आप सेब की खेती यहाँ पे भी कर सकते हो सर्दी के मौसम में, लेकिन जो आपका साइकस और पाइनस के ट्रीज हैं वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे ठंड का प्रकोप ज़्यादा रहता है या ठंड लंबे समय तक रहती है। अब देखिए अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके या मिड अक्टूबर से लेके आपका मार्च लास्ट तक अब वहाँ पे विंटर सीजन चलता है। तो उस 6 महीने के विंटर सीजन के अंदर उनकी फसल तैयार हो जाती है। हमारी विंटर कब स्टार्ट होती है, नवंबर लाके लास्ट वीक में और फरवरी के लास्ट वीक तक चलती है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 महीने का विंटर सीजन होता है, वहाँ पे 6 महीने का, तो 2 महीने बढ़ गए आपके विंटर सीजन के, इसलिए वहाँ पे आपकी जो फसलें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे फसलें जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो गंगा के जो मैदानी इलाके आप देखिए, उत्तर के इलाके देखिए राजस्थान का है, कुछ हरियाणा का हिस्सा है, ये इलाके आपके कैसे हैं, डेजर्टी इलाके, मरुस्थलीय इलाके। तो यहाँ पे आपके अकेशिया टाइप के प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। आप आगे की तरफ चलते जाइए, जो आपका पूर्वी हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश का इलाका है, बिहार का इलाका है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कुछ गुजरात का इलाका है, यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, आपके जंगल ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जंगलों के अंदर भी पेड़ कैसे मिलेंगे, सदाबहार मिलेंगे, एनुअल मिलेंगे आपको, अकेशिया टाइप के प्लांट नहीं मिलेंगे। जो साउथ पेनिसुला, दक्षिण पठारी जो इलाका है, या फिर आपका जो उत्तर पूर्व का इलाका है, जो जिसमें 7 सिस्टर स्टेट आ जाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, आपका असम आ जाता है, कुछ एक इलाके उड़ीसा के आ जाते हैं, कुछ बिहार के भी आ जाते हैं आपके। तो ये जो इलाके हैं इनके अंदर फॉरेस्ट्री माउंटेन पाए जाते हैं। जो माउंटेन है उनके ऊपर बहुत घने जंगल होते हैं, चढ़ाई होती है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे पाया जाता है बेटा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाया जाता है। तो वहाँ पे जो वनस्पति होगी वो भी कैसी होगी, आपकी एवरग्रीन होती है, सदाबहार होती है, 12 महीने में आपका लगातार वो पनपती रहती है, नई वेजिटेशन आती रहती है, पुरानी झड़ती रहती है। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है और इसी तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है।
अब देखिए गंगा के मैदानी इलाकों में आपका खास करके आप हरियाणा से लेके और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक आइए, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के मैदानी इलाकों में उपजाऊपन ज़्यादा है, रेनफॉल भी ठीक ठाक होता है, उपज भी अच्छी हो जाती है, नदियाँ भी कई गुजरती हैं यहाँ से, तो जो मैदानी इलाके हैं वो उपजाऊ हो जाते हैं नदियों की गाद के कारण, और इसी वजह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है वो भी यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। दक्षिण के इलाकों में आपका रेनफॉल ज़्यादा होता है, जंगल ज़्यादा है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। और आप उत्तर में जाओगे तो कश्मीर, लेह लद्दाख में तो डेंसिटी और भी कम है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा रहता है। नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में भी आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट्री ज़्यादा है, आपका रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे इक्विवेलेंट एवरेज रेनफॉल होता है, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से रेनफॉल होता है, वहीं पे आपका डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो प्लांट की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ पेनिनसुला में ज़्यादा है, और ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो वो आपका गंगा के मैदानी इलाकों में ज़्यादा है। अब जो आपकी वनस्पति हैं, वेजिटेशंस की वैरायटी हैं, वो आपकी साउथ पेनिनसुला और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं, गंगा के मैदानी इलाके और जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनके अंदर आपके कम पाई जाती है। इसका कारण यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, स्नोफॉल का, उसके हिसाब से ही आपका जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। अब ये तो था आपका प्रेसिपिटेशन का टॉपिक। उसके बाद आता है बेटा आपका लाइट का टॉपिक। लाइट जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो देखिए जो लाइट है आपकी, उसके अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं इसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा आपका विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। भाई विजिबल स्पेक्ट्रम ही हमें चाहिए, बाकी स्पेक्ट्रम का तो हमें क्या करना है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है आपका, वो आपका 400 से और 700 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है, खास करके 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। 390 से 700 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है। अब इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम कंप्लीट बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए किस तरीके का होता है। सबसे पहले जो है सबसे कम वेवलेंथ की जो आपकी रेज पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? गामा रेज। कौन सी होती है बेटा? गामा रेज फर्स्ट होगी। इनका जो आपका वेवलेंथ है वो कितनी होती है? 1.4 एंगस्ट्रॉम, मैक्सिमम 1.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी आती है? एक्स रे। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 200 एंगस्ट्रॉम तक। कितना होता है बेटा? 200 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद आती हैं आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज। ये है अल्ट्रा वायलेट रेज, और इनका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेवलेंथ का वो कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको 390 नैनोमीटर भी कह सकते हो आप, इसको 20 नैनोमीटर भी कह सकते हो आप। तो उसके बाद आपका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे किसका आता है? ये आपकी कौन सी हो गई? विजिबल लाइट हो गई। कौन सी हो गई? विजिबल लाइट। इसका कितना हो गया? 390 से 700 नैनोमीटर के बीच का हो गया। ठीक है। अब विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड और रेडियो वेव। यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? इंफ्रारेड और इंफ्रारेड वेव्स। और ये कौन सी हो गई आपकी? रेडियो वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं इनका आपका 780 नैनोमीटर होता है, और जो रेडियो वेव्स हैं आपकी इनका कितना होता है? आपका लगभग 10⁻⁷ to 10⁻³ आपका 13 एंगस्ट्रॉम तक। 13 एंगस्ट्रॉम तक ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की आपकी वेव्स मानी जाती हैं, रेडियो वेव्स। अब जो आपका जो विजिबल लाइट है, इस रीजन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस रीजन के अंदर देखिए 7 अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे। इसमें आपका जो रीजन होता है वो कौन सा होता है? विबग्योर। पहला कौन सा आएगा? वॉयलेट, फिर इंडिगो, इंडिगो के बाद आता है ब्लू,
फिर आता है ग्रीन, फिर आता है येलो, फिर आता है ऑरेंज, और सबसे लास्ट में कौन सा है, रेड। ये विबग्योर बनता है बेटा, 7 रंग बन जाते हैं विबग्योर। ये आपका विजिबल लाइट के अंदर 7 रंग पाए जाते हैं। इनके अलग अलग वेवलेंथ अगर हम देखें तो इसकी 390 से 430 नैनोमीटर, और आपकी इंडिगो जो है वो आपकी 43-430 नैनोमीटर। ब्लू की जो है वो कितनी पाई जाती है आपकी 470 नैनोमीटर। ग्रीन की कितनी पाई जाती है 560 नैनोमीटर। येलो की कितनी होती है बेटा 590 नैनोमीटर। ऑरेंज की कितनी होती है 620 नैनोमीटर। और रेड की कितनी होती है बेटा आपकी 780 नैनोमीटर। ये आपकी अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग कलर की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपका जो इम्पैक्ट है इंटेंसिटी, ड्यूरेशन का या क्वालिटी ऑफ लाइट का, उसका क्या इफेक्ट होता है। इम्पैक्ट जो है ड्यूरेशन का, कितने समय तक आपकी लाइट आएगी, आपका इंटेंसिटी क्या होगी, चमक कितनी होगी उसकी, और क्वालिटी क्या होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं या प्रोटिस्ट होते हैं उनके पास क्या पाया जाता है, स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा बेटा, उनके पास स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये स्पेशल रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्पेशल रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, फोटो रिसेप्टर का। और ये फोटो रिसेप्टर क्या करता है, प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। और ये जो आपका लॉन्ग लाइट एक्सपोजर होता है, ये आपका मान लीजिए आप लंबे समय तक सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, तो लंबे समय तक सनलाइट के एक्सपोजर में रहने की वजह से क्या होगा, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वीक होने की संभावना बनी रहती है, या फिर आपके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा आपका जो लाइट है वो पॉपुलेशन को भी डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करती है। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी अफेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, लाइट की इंटेंसिटी के द्वारा। तो लाइट के जो बाकी टॉपिक्स बच गए आपका ड्यूरेशन कितना होगा, फोटो पीरियड्स क्या होंगे, इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़ लीजिए। थैंक यू।